Hello everyone, this is Ajay Verma before you and I welcome all of you on our channel Prep IAS. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का कवर करने जा रहे हैं और इसमें हमें कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता अधिकार के बारे में पता चलता है। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केसेस सुन रखे होंगे जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हम बात करते हैं अगर नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स, इन्होंने किसी पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर दिया है कि आपको इतने इतने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हो सकता है किसी भी वजह से गलत तरीके से सर्विस प्रोवाइड की हो या फिर कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड किया गया हो या फिर कस्टमर की सेफ्टी को इससे कुछ ना कुछ हार्म हुआ हो। जैसे रिसेंटली अगर आप देखें तो 10th ऑफ सितंबर की हम बात करते हैं, अराउंड 10th ऑफ सितंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को ऑर्डर किया था कि आपको एक कंज्यूमर को 30 लाख रुपीस जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। और ये 30 लाख रुपीस पेमेंट का जो सजेशन या ऑर्डर है, रिकमेंडेशन है, वो पहले ही दे दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स। ये इसके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं के साथ में अगर कोई भी उनको परेशानी हुई है तो उनकी समस्या का समाधान करते हुए फैसला देता है और कंपनीज को ये कहता है कि आपको कंज्यूमर को इतने पैसे या इस तरीके से भुगतान करना चाहिए। तो एनसीडीआरसी ने पहले ही कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए एचडीएफसी को ये ऑर्डर दिया था कि आप 30 लाख रुपीस देंगे कंज्यूमर को। इसमें केस ऐसा हुआ था कि एक पर्सन ने एचडीएफसी बैंक के साथ में एक न्यू अकाउंट खोला और अकाउंट खोलने के बाद उसने अपना केवल पिन चेंज किया इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और पिन चेंज होने के बाद लगातार 3 दिन तक 10-10 लाख रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए बिना उसके ट्रांसफर इनिशिएट किए। उसने ट्रांसफर नहीं करना चाहा, ना ही कोई ऐसा उसने काम किया, उसने केवल पिन चेंज किया था अपना ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव करने के बाद में। लेकिन 10 लाख रुपए 3 बार में 30 लाख रुपीस उसके अकाउंट से ट्रांसफर हो गए, जिसमें उसका ये कार्य नहीं था। ये केवल और केवल एचडीएफसी बैंक की तरफ से कभी कभी ऑपरेशनल प्रॉब्लम या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से ये चीजें हो जाती है। तो ये हुआ था एचडीएफसी की वजह से, और एचडीएफसी ने कह दिया कि उस पर्सन ने खुद ही ट्रांसफर किया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, और एनसीडीआरसी के सजेशन को उन्होंने नहीं माना। फिर ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एनसीडीआरसी का बोलना एकदम सही है, एचडीएफसी को 30 लाख रुपीस देने ही पड़ेंगे कंज्यूमर को वापस। तो बच्चों, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आप सुनते रहते हैं। आप इस केस के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। बहुत रिसेंट सा और एक थोड़ा सा कंसिडरेबल साइज का एक मामला आपको ये रिसेंटली देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप कितनी ही बार देखते हैं मोबाइल के बिल कभी आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाते हैं तो फिर कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है, या फिर अगर कभी क्रेडिट कार्ड की वजह से खाद करके अगर कुछ मेंटल हरासमेंट किसी का होता है तो फिर आप देखते हैं कि उनको भी पैसा वापस करना पड़ता है। बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो बैंकिंग में तो एक डेडिकेटेड ओम्बड्समैन होता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के नाम से हम इसे जानते हैं। इंडिया में काफी सारे इसके सेंटर्स हैं, और बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस से आपको परेशानी हुई है, ट्रांसफर पेमेंट टाइम पर नहीं हुआ है या फिर आपको अकाउंट नहीं खोल कर दिया जा रहा है बिना कारण के, अगर आप एलिजिबल हो तब भी आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट कर सकते हो। और ये ओम्बड्समैन भी आपके लिए यही करते हैं कि बैंक की वजह से अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है तो आपको हर्जाना या कंपनसेशन दिलवाते हैं। चलिए, तो इस तरह से बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे केसेस आप सुनते रहते हैं बच्चों। आप काफी सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, आपको हो सकता है उनमें अगर किसी को मेंटल हरासमेंट हुआ हो, उस केस में आप कंज्यूमर फोरम के पास में जा रहे हो, आपने कोई ऐसे फूड प्रोडक्ट को परचेज किया है, कोई खाने की वस्तु जिसको जिसकी एक्सपायरी नहीं हुई थी लेकिन खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई, उस केस में आप कंज्यूमर फोरम के पास में जा सकते हो। काफी बार इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती हैं कि आपसे प्रीमियम तो ले लेती हैं लेकिन इंश्योरेंस के क्लेम का सेटलमेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन निकालने की वजह से। तो ये ऐसे काफी सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे
जिसमें कंज्यूमर के साथ में कंपनीज काफी अलग अलग तरीकों से कुछ गलत प्रैक्टिसेस करते हुए कंज्यूमर को नुकसान करती है। और ये नुकसान होने की वजह से जब मामले प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कम से कम कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए मामले कंज्यूमर फोरम है अलग अलग, और साथ ही साथ में उनके बाद आप कोर्ट में भी जा सकते हो, जहां से आपके हित में फैसले सुनाए जा सकते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता के हित में। पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो यही चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर को किस किस तरीके से कंपनीज जो है परेशानियां पहुंचा सकती है या कंज्यूमर का नुकसान कैसे हो सकता है। उससे बचने के लिए कंज्यूमर के पास अब कौन कौन से अधिकार होते हैं। भारत में उपभोक्ताओं के हित के लिए कंज्यूमर को फायदा पहुंचाने के लिए एक मशीनरी स्टैब्लिश की गई है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मल जस्टिस के लिए हमने क्या कर रखा है, बहुत लेवल ऑफ जुडिशरी खोल रखे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट दिखेगा, हाई कोर्ट दिखेगा, ऐसे ही लोकल कोर्ट्स में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स दिखते हैं। तो इसी प्रकार से स्पेशली हमने उपभोक्ताओं के मामले सुलझाने के लिए, जल्दी से जल्दी और इजी वे में सुलझाने के लिए हमने एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक मशीनरी बना रखी है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और केवल इस मशीनरी की हम बात नहीं करते हैं, आज आप देखेंगे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही जगह पर आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ में रिसेंटली एक नेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं कि एक बॉडी भी क्रिएट की गई है बच्चों, जो इंडिया में आप देखते हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। चलिए, तो इन चीजों के बारे में हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, अभी तक के चैप्टर्स में हम लोगों ने काफी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देख लिया है, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं, चाहे वो फार्मर हो या कोई बिजनेस वाला। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में भी देखने की कोशिश की है इससे पहले चैप्टर के। तो बच्चों, मार्केट कैसे बनता है? मार्केट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों से ही मिलकर बनता है। प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें कर ली है। अब आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट मिले, इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने वर्कर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन की बात की है। सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में हमने बात की है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में भी हमने बात कर रखी है। तो मार्केट में हम सभी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, राइट। इसी के साथ साथ इस बात की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जिनके बेसिस पर मार्केट चल रहा है, इनके भी अधिकारों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें बच्चों, तो बिजनेसेस जो होते हैं वो पहले तक कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। ऐसा मान लिया जाता था कि एक ग्राहक की खुद की जवाबदारी है, वो अपनी समझदारी से प्रोडक्ट खरीदे, अगर नहीं खरीदना हो तो नहीं खरीदे। दुकानदार या फिर जो भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनका कहना होता था कि हमने तो बनाया है, अब आपको अच्छा लग रहा है तो खरीदिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ खराब था तो पहले ही देख लेना था, हमसे प्रोडक्ट क्यों लिया, हमने तो आपको नहीं बुलाया है। तो आज ये नहीं होता है, अब चीजें बदल चुकी है। अब कंज्यूमर ने अगर आपसे प्रोडक्ट खरीदा है प्रोड्यूसर या दुकानदार से, और उसके बाद अगर कुछ गलत होता है या फिर खरीदते समय भी कुछ गलत होता है, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसे गलत जानकारी दी जाती है, तो इन सब के केस में कंज्यूमर इंडिविजुअल बेसिस पर या एक ग्रुप की तरह खड़ा हो सकता है, और कंपनीज, जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है या दुकानदार है, इनके खिलाफ में वो एक्शन ले सकता है और कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इकोनॉमी में हम सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रोड्यूसर्स को भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी इनकम बढ़े, हमारी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। वर्कर्स के भी बेनिफिट हम लोग देना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ही देखा कि जो रूरल एरिया में खास करके लोग हैं, इनको मनी लेंडर्स से भी हमें प्रोटेक्ट करना है। मनी लेंडर्स जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं लोन देने में, तो इन सब चीजों के बारे में हमने देखा।
तो इन सब के साथ ही साथ कंज्यूमर्स का भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कंज्यूमर्स के साथ में हैरेसमेंट होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो मार्केट में धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा और अल्टीमेटली ये इकोनॉमी के लिए ओवरऑल तरीके से हम देखते हैं नुकसानदायक होगा। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर्स का भी प्रोटेक्शन इंश्योर करे मार्केट प्लेस में। इसके लिए पहले उतने सारे रूल्स रेगुलेशंस या एक सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन काफी समय की मशक्कत के बाद ना सिर्फ इंडिया बाकी दुनिया भर में भी काफी तरह के ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिनके बाद में आप देखोगे कि कुछ देशों में, सभी देशों में नहीं लेकिन कुछ देशों में आज कंज्यूमर्स के लिए कानून बनाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और उनको उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए एक सेपरेट जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। कोर्ट जो होते हैं उनसे अलग एक सिस्टम बनाया गया है जिससे डेडिकेटेडली केवल और केवल उपभोक्ता संबंधित मामले वहां पर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें। वरना नॉर्मल कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो केसेस बहुत समय तक पेंडिंग रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों, कुछ समय पहले तक ये होता था कि जो सेलर्स होते थे वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है वो बायर पे शिफ्ट कर देते थे कि उपभोक्ता अगर कोई कोई चीज खरीद रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजों का पता कर ले, हमसे पूछ ले कि क्या है क्या नहीं है, प्राइस पहले चेक कर ले, वो जाए 10 दुकानों पर पूछ के आ जाए, उसके बाद वो ले। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब कि उसने खुद ने इंफॉर्मेशन नहीं जुटाई, उसने खुद ने एफर्ट्स नहीं लगाए, इसलिए गलत हुआ है। हम दुकान वालों की या फिर प्रोड्यूसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा पहले हुआ करता था। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनमें कंज्यूमर के साथ ये बिजनेस जो होते हैं वो गलत करते हैं। कुछ तरीके हम यहाँ पर बात करेंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सकती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बच्चों, मिलावट के साथ में अगर आपको सामान दिया जा रहा है, एडल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, मिलावटी सामान आपको दिया जा रहा है, या फिर पुअर का क्वालिटी का आपको कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, पैकेट जो है वो अच्छा है, प्रॉपर क्वालिटी का है, लेकिन वो क्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है, वेट जो है उसको मेजरमेंट गलत तरीके से किया जा रहा है। जैसे आपने नायक मूवी में देख रखा होगा कि जो जनरली गांव वाव छोटे एरियाज में जो खुला अनाज वगैरह होता है तो उसको तोलते समय नीचे कुछ ना कुछ कर देना या फिर मीटर को सेट कर देना। पेट्रोल पंप पे आप लोग काफी बार ये सुनते हो कि ये वाला पेट्रोल पंप जो है मिलावट करता है या फिर इन्होंने मीटर सेट कर दिया है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का पेट्रोल अगर हम डलवाएंगे तो उसमें मिलावट है, या फिर हो सकता है कि मीटर गलत से सेट किया हो, इसलिए एक काम करो 215 रुपए का पेट्रोल डलवाओ या फिर 530 रुपए का पेट्रोल डलवाओ, तो इतने में मीटर सेट नहीं हुआ होगा तो बराबर क्वांटिटी हमें मिलेगी। काफी बार आपको ये देखने को मिलता है। कुछ पेट्रोल पंप पे आप ज्यादा भरोसा करते हो कि यहाँ का पेट्रोल प्योर होता है, ज्यादा एवरेज देता है, कहीं पर आप कहते हो कि यहाँ पर मिलावट होती है, पानी मिला रहे हैं या कुछ न कुछ कर रहे हैं, राइट। काफी बार कुछ ऐसे चार्जेस आपसे ले लिए जाते हैं जो मेंशन नहीं होते हैं। कभी कभी आप जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हो तो वहां उसने खूब सारे चार्जेस लिख दिए, ये वो चार्जेस, और सर्विस चार्ज हो गया, या फिर हॉस्पिटल में आपके साथ में हो सकता है। तो ये चीजें पहले तक होती थी, अब हालांकि बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है। कभी आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स, कुछ ऐसे कोई चीज ऐसा प्रोडक्ट दे जो पहले से ही टूटा हुआ हो और फिर आपको बोल दे कि आपने तोड़कर वापस लेकर आ गए हो, राइट। इसके साथ ही साथ काफी अन्य और भी चीजें हो सकती है। कभी कभी प्रोडक्ट जो होता है वो एमआरपी से ऊपर चार्ज किया जाता है। एमआरपी जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, इससे ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है बच्चों। इससे नीचे ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए। इस पे या इससे नीचे आप भाव तोल भी कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो, एमआरपी से नीचे भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। पर काफी बार दुकान वाले जो होंगे शायद एमआरपी से ऊपर भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें, तो वो गलत होता है। काफी बार ऐसा होता है कि जानबूझकर बाजार में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन आप दुकान वाले ये बताते हैं कि इसकी कमी है, प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, अगर आपको चाहिए हो तो हम थोड़े ज्यादा रेट पे देंगे। या फिर काफी बार आप देखोगे अनाज, दाल, प्याज, इन सब के केस में होर्डिंग की जाती है। होर्डिंग का मतलब बच्चों एक बड़ी क्वांटिटी को छुपाकर कहीं गोडाउन वगैरह में रख देना और
जब मार्केट में वो बहुत कम हो जाए तब उसको ऊंचे भाव पर बेचना। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं गलत होती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये कंज्यूमर्स के अगेंस्ट में होती है। काफी बार ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और आपकी बॉडी या फिर कैसे भी आपको एक फिजिकल तरीके से हार्म भी हो सकता है। टॉयज के मामले में हम देखें, कोई खिलौना है, कोई बच्चा यूज कर रहा था और कुछ हो गया, उसमें ब्लास्ट हो गया या ऐसा कुछ हो गया। आपने एक स्कूटर खरीदा, नया नया स्कूटर है, आप उसको चला रहे हैं, इंजन में आग लग गई है। काफी बार आप लोगों ने फोन्स के बारे में देखा है, खास करके हम बात करते हैं वन प्लस के बारे में। तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, वन प्लस कंपनी के बहुत सारे फोन जो थे वो फूट रहे थे, लोगों के कान फूट रहे हैं, उंगलियां फूट रही हैं, फिर कंपनी को हर्जाना चुकाना पड़ता है। तो ये सब चीजें पैसे से संबंधित तो है ही कि आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन कभी कभी इन सब प्रैक्टिसेस के जो इम्पैक्ट होते हैं वो आपकी हेल्थ पर भी हो सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। अगर हॉस्पिटल ने कुछ गलती कर दी अपना ट्रीटमेंट अच्छा देने में, तो वो आपको डिसेबल कर सकता है जीवन भर के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, ये सभी चीजें गलत होती है और ये गलत चीजें चलती है मार्केट में। ये क्यों हो पाती है मार्केट में? क्योंकि बच्चों, जो उत्पादन करने वाले हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, थोड़ी कंपनीज हैं वो, और एक बड़े लेवल पर उत्पादन कर रहे हैं। कंज्यूमर्स की तरफ हम देखें तो खूब सारे ग्राहक हैं और बहुत छोटे छोटे लेवल पर वो परचेज कर रहे हैं। वो सोचते हैं रहने दो, कंपनी से क्या लड़ना, अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बच्चों, ये चीजें होती हैं। कभी कभी आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन वैसा कुछ बेनिफिट होता नहीं है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप इतने सारे न्यूज चैनल्स, टीवी वगैरह सब पे ऐड देखते रहते हो। काफी बार आप लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में भी सुना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, लेकिन वो प्रोडक्ट आखिरी में नकली निकल रहा है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें कंपनीज अल्टीमेटली क्यों कर रही है? वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती है, इसलिए कर रही है, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कंज्यूमर्स के साथ में गलत करती है। ये मार्केट में कॉमनली होता रहता है। आज बहुत हद तक इन चीजों पर कंट्रोल हो गया है, लेकिन आज भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको सिस्टम में यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये आज जो कंज्यूमर्स के लिए इतने सारे कोर्ट में वर्डिक्ट्स आ रहे हैं या फिर कंज्यूमर के हित के लिए कोर्ट ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब पहले नहीं हुआ करता था। काफी समय लगा है चीजों को बदलने में। काफी लंबे स्तर पर हम देखते हैं भारत और साथ ही साथ दुनिया भर में कहीं ना कहीं काफी सारे स्ट्रगल हुए हैं। आप लोगों ने सिगरेट या फिर बीड़ी या कोई भी एक ऐसा पैकेट देख रखा होगा जिसका टोबैको कंपोनेंट होता है, तो उसके ऊपर आपको एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दिखती है, राइट? ये स्टैट्यूटरी वार्निंग पहले नहीं हुआ करती थी। कंपनीज जो होती थी वो ऐसा मानती ही नहीं थी कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे कैंसर हो सकता है। टोबैको से कैंसर होता है, ये धीरे धीरे सभी ने रियलाइज किया, लेकिन कंपनीज पहले ऐसा नहीं मानती थी कि हमारे प्रोडक्ट, सिगरेट बीड़ी जो भी है, उनसे कैंसर होता है। तो वो बड़े बड़े बिना किसी कैंसर वार्निंग के, बिना वो फोटो लगाए, जो फोटोज आप देखते हैं उसके, खूब सारी सिगरेट्स बेचा करते थे। धीरे धीरे इधर उधर पे उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाए गए हैं और काफी एक लंबे स्ट्रगल के बाद में कंपनीज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके प्रोडक्ट जो है उनसे कैंसर हो सकता है। और अब आप देखिए बच्चों, कोर्ट्स की तरफ से इंडिया में ये कंपलसरी है कि आपको जो भी पैकेट का साइज है उसके 80% पे आपको क्या करना है, वार्निंग, और साथ ही साथ में वो इमेज जो रहती है जिससे कैंसर का आपको एक फोटो दिखता है, ये लगाया जाता है। पैकेट का जो भी साइज होगा, फ्रंट की हम बात करें, बैक की हम बात करें, टोटल में से 80% पे आपको ये लगाना है, जिससे कंज्यूमर्स को प्रॉपर आइडिया हो कि हाँ, ये सिगरेट का कंजम्पशन जो है इससे कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये इंफॉर्मेशन कंपनी छुपाएंगी नहीं, राइट? पहले वो इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल प्रिंट नहीं करती थी, फिर उन्होंने बहुत छोटा सा प्रिंट करना शुरू करा, और आज उनको मैक्सिमम पोर्शन पे ये प्रिंट करना ही पड़ता है, जिससे कंज्यूमर को पता चले कि मैं जिस चीज का कंजम्पशन करने जा रहा हूं वो मेरे लिए किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे ही दवाइयों के बारे में आप देखेंगे, अगर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप कपड़े ले रहे हैं तो उनको वॉश कैसे किया जाए, उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको मिलती है। तो ये सारी चीजें
क्यों है ये सारी चीजें? आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। कंपनीज पहले ये नहीं करती थी, धीरे धीरे अलग अलग कानूनों के माध्यम से और जो बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए हैं ग्रुप्स के द्वारा, इनके माध्यम से कंपनीज को फोर्स किया गया है, जिससे आज वो आपके अधिकारों का ख्याल रखती है। चलिए, अब बच्चों दुनिया भर में हम देखते हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कंज्यूमर्स दुनिया भर में डिससेटिस्फाइड रहते हैं सर्विसेज से। आज आप भी हो सकता है किसी न किसी चीज से डिससेटिस्फाइड हो। कभी हो सकता है आपने कोई कोचिंग क्लास अटेंड की हो, उसने आपसे पूरी फीस ले ली हो, लेकिन आपको सर्विस का सेटिस्फेक्शन नहीं रहा हो सकता है आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, प्रोडक्ट का फोटो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन आया कुछ और, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। काफी बार तो लोगों को मोबाइल की जगह पर साबुन रख दिया जाता है, अपने आप में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? काफी बार आप कोई मेडिसिन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे आपको इरिटेशन होता है, कोई एलर्जी हो सकती है आपको। ये आम समस्याएं हैं जो आप लोग फेस करते रहते हैं, और ये हर जगह होता है क्योंकि कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग करती है, चीप से चीप प्रोडक्शन वो करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आपसे कमाना चाहती है। तो बच्चों, पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस, गलत तरीके की प्रैक्टिसेस हैं जो कंपनीज के द्वारा की जाती हैं, और काफी लंबे समय तक हम देखते हैं कोई भी एक कानूनी सिस्टम, लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था इंडिया में भी और दुनिया के बहुत सारे देशों में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा मान लिया जाता था कि ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी वस्तु को खरीदते समय खुद से ख्याल रखे कि वो चीज उसके लिए अच्छी है या नहीं, प्रॉपर तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन उसे है या नहीं। तो बच्चों, दुनिया भर में मूवमेंट चले हैं, इंडिया में भी हम अगर बात करें तो कंज्यूमर मूवमेंट एक सोशल फोर्स, सामाजिक शक्ति के रूप में ओरिजिनेट हुए हैं। ये धीरे धीरे हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत आज भी आपको देखने को मिलेगा, पहले भी काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज होती थी, अनाज अवेलेबल नहीं होता था। क्यों नहीं अवेलेबल होता था? उत्पादन तो हुआ है, लेकिन वो जो हम आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और साथ ही साथ में होर्डिंग की बात करेंगे, उसकी वजह से होता था। ब्लैक मार्केटिंग होती थी चीजों की, खाने की वस्तुओं में बहुत ज्यादा मिलावट होती थी, खास करके जो एडिबल ऑयल है इनमें भी काफी मिलावट होती थी। और इस सब की वजह से आप देखोगे कि 1960s के समय पर एक कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में बनना शुरू होता है। अब बच्चों, 1970s तक अगर हम देखें तो शुरुआती जब भी कोई मूवमेंट होता है वो हल्के फुल्के प्रयास करता है, वो थोड़ा ज्यादा कोशिश नहीं करता है। जैसे आप लोगों ने देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। शुरुआत में मॉडरेट्स का फेज था, हाथ जोड़ना, प्रेयर्स करना, लेटर लिखना, ये सब सारा काम होता था। धीरे धीरे जैसे आप जानते हो कि डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती है, आप थोड़ा उग्र हो जाते हो, राइट? बच्चा कोई भी पहले बोलता है कि हमें चॉकलेट दिला दीजिए, थोड़ी देर जब नहीं सुना जाता है तो फिर लेटना, रोना, ये सब सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम होती है चीजें। तो समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स खुलते गए, गवर्नमेंट के सामने काफी सारे पिटिशंस वगैरह लाए गए, कोर्ट्स में काफी सारे केसेस जाने लग गए, सीधे सीधे न्यायालयों में। तो इसकी वजह से सरकार को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, कंज्यूमर्स के जो मामले हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान हमें देना जरूरी है। अब बच्चों, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 120 से ज्यादा देशों के 250 के करीब में ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी कंज्यूमर राइट्स को लेकर काम कर रहे हैं अपने अपने देशों में। ये एनजीओज हो सकते हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये कंज्यूमर इंटरनेशनल। ये बॉडी जो है बच्चों, ये इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है और दुनिया भर में अलग अलग जगह पर इसके ऑफिसेस हैं। लंदन इंग्लैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 1960 को हुआ था। 1 अप्रैल 1960। तो ये दुनिया भर में ऐसे ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, एनजीओ वगैरह, जो कंज्यूमर राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी का एक एकत्रीकरण करने वाला, इंटीग्रेशन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, जो दुनिया भर में कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनाइटेड नेशंस ने 1985 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया था।
आप लोग काफी बार पढ़ते हो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है या कुछ ना कुछ हुआ है। और जब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं, जनरली कोई भी देशों के बीच में आपसी समन्वय के माध्यम से कोई एग्रीमेंट होता है, तो देशों को उस चीज को लेकर प्रयास करने पड़ते हैं। और 1985 में पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने गाइडलाइंस का फॉर्मुलेशन किया था कि उपभोक्ता का संरक्षण किस तरह से करना चाहिए, और जो देश हैं इसके सदस्य, उनको उपभोक्ता की सुरक्षा संरक्षण के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। ये जो कंज्यूमर इंटरनेशनल है बच्चों लंदन में, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में फॉर्मुलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो इकोसॉक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इकोसॉक ने इसको जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस दे रखा है, जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस। जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस की अगर हम बात करें, तो ये ऐसा स्टेटस है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जो ग्रुप है, ये ग्रुप इकोसॉक को अपने सजेशंस दे सकता है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस में अपने सजेशंस सामने रख सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये देखेंगे कि भारत में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों, यूएन ने भी कुछ काम किए हैं। हमने देखा लंदन में 1960 में ये बॉडी भी बन गई है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। 1960s के समय से ही भारत में भी काफी सारे ऐसे मूवमेंट चलने लग गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गए, काफी सारे एनजीओस बनने लग गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गए, जो कंज्यूमर मूवमेंट की तरफ काम कर रहे थे, उनके अधिकारों के लिए एक अपने लेवल पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। और इन सभी संस्थानों के, संगठनों के प्रयासों की वजह से हम देखेंगे कि इन संगठनों ने बिजनेस फर्म्स पर प्रेशर डाला है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डाला है, इंडिया में भी और दुनिया में भी। तो इंडिया में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से आप देखते हो काफी सालों के प्रयास के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो पास किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारी पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। अब ये पास कब किया गया था बच्चों, इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि इसे पास कब किया गया था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अब रिपील कर दिया गया है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसकी जगह पर आ गया है। तो हमारे पास एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, जिसने रिपील एंड रिप्लेस कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को छोटे नाम या पॉपुलरली हम कोपरा के नाम से जानते हैं। चलिए याद रखिएगा, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा नया एक्ट बना दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और 86 वाले को रिपील कर दिया गया है। उसकी जगह पर हमको एक पूरा नया एक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोग अगर आप में से कोई ऐसा है कि रिसेंट आने वाले टाइम्स में अगर मेंस एग्जाम दे रहा है, और इवन प्रीलिम्स के लिए भी आप देख सकते हैं कि आप कंपैरिजन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, पहले वाले एक्ट में क्या चीजें थी, अभी वाले में क्या अलग है। एक बेसिक आइडिया देने के लिए, आजकल हम लोगों ने थोड़ा सा जो ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, इसको भी इन्वॉल्व कर लिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। पहले पूरे भारत के लेवल पर कोई अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम करेगी, और नए एक्ट 2019 के एक्ट के द्वारा अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इस एक्ट को एडमिनिस्टर करती है और ये ध्यान देती है कि एक्ट की सभी चीजों को फॉलो किया जा रहा है। ये अथॉरिटी आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। बिल्कुल नया एक निकाय है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसी तरह से कुछ छोटे मोटे बदलाव और भी हुए हैं जो आगे आने वाले समय में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए,
तो बच्चों ये कंज्यूमर फोरम ऐसे फोटो शायद आपने भी देख रखे होंगे आपके, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हो तो डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कंज्यूमर फोरम होता है, स्टेट लेवल पर होता है और नेशनल लेवल पर भी आपको कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, जिसके बारे में हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बात की, वो देखने को मिलता है। अब बच्चों आपको प्रोटेक्शन अगर देना है उपभोक्ताओं को, तो उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रोटेक्शन आपको करना होगा। तो हम यहाँ पर उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, आप में से कोई अगर जानता हो कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है। ठीक है, हमारे पास एक तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, ये किसी अलग डेट पर होता है, और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो होता है हमारा वो अलग होता है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो होता है बच्चों वो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। चलिए, तो कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से अधिकार है उपभोक्ताओं के, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको राइट टू सेफ्टी है। अगर आप उपभोक्ता हो, किसी चीज को आप, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, उसको अगर आप खरीद रहे हो तो उससे आपको फिजिकल मेंटल कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी सुरक्षा को उससे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए असुरक्षित हो। तो यहाँ पर आपको रेजी मैथ्यू नाम के एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल बच्चों बताया गया है, जिसको एक क्लिनिक या हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट जब दिया गया तो उसमें जो एनेस्थीसिया होता है, जो बेहोशी के लिए दिया जाता है, उस एनेस्थीसिया को अच्छे से नहीं यूज किया गया, जिसकी वजह से कोमा जैसी कंडीशन हो गई या अबनॉर्मेलिटी हो गई। तो ये बच्चों एक नेग्लिजेंस या फिर एक हम कह सकते हैं जो मेडिकल स्टाफ होगा उसकी ये गलती है, जिसकी वजह से ये चीज हुई है और किसी को पूरे लाइफ के लिए अबनॉर्मेलिटी फेस करने को मिली है। और अल्टीमेटली नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, इसके द्वारा हॉस्पिटल को आदेश किए गए कि आपको हर्जाना इसके लिए भरना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से आपने जो मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की है वो इस बच्चे के लिए असुरक्षित थी, उसकी जान पर इसकी वजह से हानि पहुंचने का खतरा आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो बच्चों इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। अगर आप एक कुकर खरीद रहे हैं, कुकर में काफी बार ब्लास्ट होते हैं, उसकी वजह से लोगों को चोट लग सकती है, तो उसमें जो एक लिड होगा वो लिड अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आजकल आप ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में काफी ज्यादा देखते हैं, बैटरी हाई ग्रेड की होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ब्लास्ट हो जाए या फिर वो कहीं पर भी ऑपरेट करना बंद कर दे। मोबाइल फोन जो है आपके, उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, टॉयज में वार्निंग ऐसी होनी चाहिए और इस तरीके से उनको बनाना चाहिए जिससे वो कैसे भी ब्लास्ट या आपके लिए खतरनाक ना हो। तो बच्चों आपको एक राइट होता है, right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जो आपके जीवन या आपकी संपत्ति के लिए हार्मफुल हो सकती है, उनके अगेंस्ट में आपको सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू सेफ्टी आपको एक कंज्यूमर के तहत पर मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जो आपको राइट देखने को मिलेगा, वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। किसी भी वस्तु के बारे में सारी जो भी जानकारी है, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, या कोई जानकारी ऐसी जो कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको दी जानी चाहिए और इस जानकारी का मिलना आपका एक अधिकार है। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रखे होंगे, जैसे आप अगर कोई फूड प्रोडक्ट देखते हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखते हो, तो उस पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कौन कौन सी चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, प्राइस उस पे प्रॉपर तरीके से लिखी होनी चाहिए, बैच नंबर कौन सा है प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चर की डेट क्या है, एक्सपायरी की डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के रूप में एक प्रोडक्ट के पीछे देखने को मिलती है। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कॉस्मेटिक्स या बॉडी लोशन वगैरह, इस टाइप की चीजें जो है, उनमें डायरेक्शंस क्या है प्रॉपर यूज करने के, वो भी लिखे होते हैं प्रोडक्ट के पीछे। अगर किसी भी चीज के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो वहां पर लिखा होना चाहिए कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे ही कपड़ों के बारे में आप देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस होती है वॉशिंग के लिए, कुछ चीजों को आपको हॉट टेम्परेचर में रखना है या फिर रेफ्रिजरेटर में रखना है, ये सारी चीजें भी आपको लिखी होती है। तो ये सब पहले से नहीं हुआ करता था, काफी बार कंपनीज इन चीजों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन
इन सब चीजों के, इन सब सूचनाओं के अभाव में काफी बार कंज्यूमर के साथ में गलत होता है, वो प्रोडक्ट उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, चाहे आप उसको प्रोडक्ट पर लिख कर रख रहे हैं, और जो नहीं लिखा जा सकता है वो खुद मेडिकल या फिर आप जहां से जो भी वस्तु ले रहे हैं उनके द्वारा बताया जाना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको सूचना मिलनी चाहिए, और किसी वस्तु के बारे में सूचना मिलना आपका पूरा पूरा अधिकार होता है। काफी बार बच्चों ऐसा होता है कि लोग एमआरपी से ऊपर बेचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एमआरपी प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए, चाहे तो एमआरपी पे बेचा जा रहा हो, या फिर अगर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं तो एमआरपी के नीचे, लेकिन एमआरपी से ऊपर सेल नहीं होनी चाहिए। काफी बार आप देखेंगे, जैसे हम गर्मियों में देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, तो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे और जो दुकान वाला है वो कहता है कि ठीक है, 20 रुपए एमआरपी है, वो तो ठीक है, पर इसको फ्रिज में हमने रखा है, बिजली हम जला रहे हैं, तो उसको ठंडा करने के आपसे 5 रुपए और चार्ज ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, आप इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, सीधी बात है। तो ये नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए। अब ये तो हमने जनरल तौर पर जो बाजार से हम वस्तु या सेवा ले रहे हैं उनके बारे में बात की। बच्चों, जो गवर्नमेंट हमें सेवा दे रही है, गवर्नमेंट जो हमें कर रही है, उसके अगेंस्ट में भी हमें सूचना का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट, आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका एक कंपोनेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग वगैरह है, वो सूचना आपको मिलनी चाहिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन बच्चों एक फंडामेंटल राइट है, अलग से आर्टिकल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा स्कोप है, आप सभी ने इसके बारे में देख रखा होगा। इसमें राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों, इसी के तहत आप देखेंगे एक बहुत बड़े मूवमेंट के चलने के बाद में राजस्थान में एक श्रमिक संगठन के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था 1960s के बाद, और धीरे धीरे काफी प्रयासों के बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, अक्टूबर 2005 में पार्लियामेंट ने पास किया था। ये ऐसा नहीं है कि पहला एक्ट था, एक्चुअली 2002 में पहले एक्ट बनाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी सफल नहीं था। उसकी जगह पर फिर अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट पास किया गया। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या काम कर रही हैं, किस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा हुआ है, टाइमलाइन फॉलो हुई या नहीं है, किसी कंपनी के द्वारा प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेशन किया गया है नहीं किसी प्रोजेक्ट को उठाने में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डिमांड कर सकते हो। और काफी स्कोप है इस एक्ट का। हालांकि थोड़ा थोड़ा आरटीआई में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां आप केवल पॉजिटिव्स देखते हैं, कुछ चीजों में नेगेटिव्स भी आपको दिखते हैं। लोग मिसयूज भी करते हैं, लोग वेस्टफुल काफी सारी एप्लीकेशंस लगाते हैं। काफी बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से ये बोल दिया जाता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, इसलिए हम इसे शेयर नहीं कर सकते हैं। काफी बार बोल दिया जाता है कि टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं है। काफी बार बोल दिया जाता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी आरटीआईज को लगाई तो जाती हैं, लेकिन जो आप एप्लीकेशन करते हो सूचना के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन फायदे भी होते हैं आरटीआई के बारे में। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है। एक स्टूडेंट जो है एग्जाम दे चुकी है, इंटरव्यू दे चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसके साथ इंटरव्यू दिया गया है, वो कोई भी अपडेट नहीं दे रही है कि रिजल्ट कब आएगा और जॉब लगी है या नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए फ्यूचर डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि क्या मेरी जॉब लग गई है या मुझे कुछ और करना चाहिए। और उस केस में आप आरटीआई अप्लाई करते हो, और ये जिम्मेदारी होती है उस डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर अथॉरिटी की, कि वो उसका रिस्पॉन्स दे। वरना अलग अलग लेवल होते हैं आरटीआई के, और अल्टीमेटली आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफी अच्छे से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के द्वारा फॉलो किया जाता है कि हमारे जिले स्तर पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, अगर वो देने योग्य है तो वो दी जानी चाहिए। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं बच्चों। तो अभी हम लोगों ने दो राइट्स के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने राइट टू सेफ्टी के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने देखा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये हमने देखा है। तीसरी हम बात करते हैं बच्चों,
तो राइट टू चॉइस भी होता है आपको। राइट टू चॉइस की हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये 2016-17 का एक केस आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, जिसमें एक स्टूडेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 इयर्स के लिए एडमिशन लिया है। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मोस्ट ऑफ द फीस जो होते हैं वो एडवांस में ही डिपॉजिट करवा लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट ने 2 इयर्स के लिए एडमिशन लिया, सारी फीस एक साथ पहले भर दी गई। 1 साल पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट को लगा कि ये वो कोचिंग नहीं है जो उतनी अच्छी क्वालिटी हमें दे रहे हैं, अब हम इस कोचिंग के साथ में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो कंज्यूमर को ये अधिकार होना चाहिए कि वो आपकी सेवाओं को चाहे तो ले, कुछ समय बाद चाहे तो सेवा लेने से मना भी कर दे, या फिर वो जिस भी तरह से प्रोडक्ट चाहता है ऑप्शंस भी उसको दिखाने चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं ये एक ही प्रोडक्ट हम आपको दे सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी है हमारे पास। आप टूथपेस्ट लेने के लिए गए, उन्होंने कहा हमारे पास केवल कोलगेट हम आपको दे सकते हैं, पेप्सोडेंट नहीं है, तो ये भी अपने आप में गलत होगा। तो आपकी चॉइस, आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी सर्विस, कौन सी वस्तु लेना चाहते हैं, कब तक लेना चाहते हैं। अगर बीच में उसका उपयोग रखना चाहते हैं तो उपयोग को आप रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा रिफंड की डिमांड की गई, जिसे शुरुआत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नकार दिया गया, लेकिन बाद में कंज्यूमर कोर्ट्स के द्वारा, साथ ही साथ स्टेट कमीशन के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ये डायरेक्शन दिए गए कि आप रिफंड करेंगे। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट के द्वारा लीगल कार्रवाई करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए गए हैं, केस लड़ा गया है, उसके लिए कंपनसेशन अलग से दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी चॉइस का मामला है। यहाँ पर ये एक अधिकार होता है आपका, राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस। इसी तरह से अगर आप किसी दुकान में गए हैं शूज खरीदने के लिए, दुकान वाला आपको बोलता है कि अगर आप शूज खरीद रहे हो तो आपको सॉक्स भी हमारे यहाँ से ही खरीदने होंगे। ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। आप टूथ पेस्ट खरीदने गए हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि टूथब्रश भी हमारे यहाँ से ही खरीदो, दोनों चीजें हम साथ में ही देंगे वरना आपको सेल नहीं करेंगे। तो ये भी अपने आप में आपके राइट टू चॉइस का उल्लंघन होगा, ये नहीं किया जा सकता है। आप जब भी चाहो किसी सेवा को उपयोग करने से रोक सकते हो, और आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से प्रोडक्ट लें, कब तक लें, वापस लेना चाहें या ना लेना चाहें, ये सब आपके ऊपर है। सेलर आपको प्रोडक्ट सेल करने से मना नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये 3 अधिकार हमने देखे। चौथा अधिकार, अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस आपको मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। आपको उपचार मिलना चाहिए, एक रेमेडी मिलनी चाहिए अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है उस केस में। तो अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है या आपका शोषण किया गया है तो उसके बदले में आपको जस्टिस या उपचार मिलना चाहिए, ये भी आपका एक अधिकार है। और इस अधिकार के अंतर्गत ही आपको भारत में 3 लेवल पर देखने को मिलेगा कि हमने एक पूरी मैकेनिज्म, एक मशीनरी बना रखी है यहाँ पर। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके बदले में आपको जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसके प्रपोर्शन में हर्जाना या कंपनसेशन चुकाया जाना चाहिए, ये भी आपका एक अधिकार होता है। तो इसीलिए हम इंडिया में देखते हैं बच्चों, हमारे पास में कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप चाहो तो खुद से भी कंप्लेन कर सकते हो। आप लॉयर हायर करना चाहे कोई आपके पक्ष को रखने के लिए तो आप उसे रखिए, नहीं रखना चाहे तो आप खुद से भी कंप्लेन कर सकते हो। कभी कभी आप एक इंडिविजुअल केवल अपनी समस्या को सामने रख सकते हो, या फिर बहुत सारे कंज्यूमर्स जिन्हें सेम तरीके की समस्या हुई है, एक ग्रुप के तौर पर भी केस फाइल कर सकते हो, जिसे हम क्लास एक्शन सूट के नाम से जानते हैं, और ये फॉरम के सामने जाया जा सकता है। आज ये फॉरम जो होते हैं बच्चों, आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली जाकर उनके ऑफिस जाकर वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। और आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू त्वरित रूप से आपको उपचार देने की कोशिश की जाती है। एक डेडिकेटेड वे में जल्दी से जल्दी उस मामले को निपटाकर कोशिश की जाती है कि आपको जो भी आप डिजर्व करते हैं उस प्रपोर्शन में कंपनसेशन दिया जाए। तो बच्चों, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर इस कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से, साथ ही साथ में एक्ट की वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कंज्यूमर फोरम्स का या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का। साथ ही साथ में कंज्यूमर कोर्ट्स भी आपको देखने के मिलेंगे, जो केवल और केवल
उपभोक्ता के शोषण से संबंधित या फिर जो भी चीजें हमने गलत देखी हैं इनसे संबंधित मामलों का ही उपचार करने की कोशिश करते हैं। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, एक बड़े एरिया में रहते हैं बच्चों, तो वहां भी आपने देख रखा होगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है। बिल्डिंग की एक सोसाइटी होती है जो ये कोशिश करती है कि आपको प्रॉपर तरीके से सेवाएं मिले, कुछ गलत ना हो। इसी तरीके से हर बिजनेस में बड़े बड़े लेवल पर हमको देखने को मिलता है। कानूनी व्यवस्था के साथ ही साथ दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडीज हैं जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा 1986 का एक्ट था, अब जो कि 2019 का हो गया है, इसके द्वारा 3 अलग-अलग लेवल पर एस्टैब्लिश किया गया है। फॉरम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट फोरम आप इसे कह सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है, हर जिला स्तर पर इसे एस्टैब्लिश किया जाता है और 2019 के एक्ट के हिसाब से अप टू 1 करोड़ रुपए तक के जो केस होंगे, ऐसा कोई केस जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम कर रहे हैं आप कि जो हर्जाना आपको मिलना चाहिए वो 1 करोड़ या उससे कम का होगा, ऐसे केसेस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास लेकर जाते हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपकी जो हर्जाने की मांग है, जो क्लेम की मांग है, वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपीस तक है, तो ये जाता है आपका स्टेट लेवल पर, राइट, जिसे हम कह सकते हैं स्टेट कमीशन होता है। स्टेट कमीशन होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस। ये जो सीमा आपको मैं बता रहा हूं 1 करोड़ तक की या 1 से 10 करोड़ की, ये 2019 के एक्ट के द्वारा बदली गई है। ये पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। अगर ऐसे केसेस हैं जो 10 करोड़ से ऊपर के हैं, तो फिर ये आपको यहाँ पर नेशनल कमीशन के सामने देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हमने चैप्टर के शुरुआत में ही बात की है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको उपचार मिलना चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आप कितने रुपए का कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर जा सकते हैं, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल कमीशन के लेवल पर। चलिए, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन खास करके, अपने आप चीजों की इंक्वायरी करता है। अगर इसे लगता है कि कोई कंपनी कुछ गलत कर रही है तो ये सो मोटो एक्शन लेने की पावर भी रखता है और ये एक तरीके से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करता है। हालांकि इनके जो भी शक्तियां होती है वो मेनली एडवाइजरी या रिकमेंडेटिव रोल की ही होती है। ये सुझाव ही दे सकते हैं। कंपनीज इनके सुझाव को मानने से मना भी कर सकती है और तब फिर केस कोर्ट के पास में जा सकता है और ये कोर्ट के आदेश के हिसाब से तय होता है कि वो हर्जाने की भरपाई करे या नहीं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन के पास। अगर स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन के पास में आप अपील कर सकते हो। वरना नॉर्मल जो पहला केस, पहले इंस्टेंस में आप जाओगे, वो इस हिसाब से, क्लेम के हिसाब से आप यहाँ पर जाते हैं। और इन कमीशंस के सामने, हम डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, आप खुद का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। ये आपको राइट टू रिप्रेजेंट होता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है कंज्यूमर कोर्ट्स के या फोरम्स के सामने कि आप खुद का प्रतिनिधित्व करें, खुद ही जाकर बताएं कि मेरे सामने ये गलत हुआ है, कंपनी के द्वारा ये वादा किया गया था और उसकी वजह से ये चीजें नहीं की गई है। चलिए, अब बच्चों, कानून बना दिए गए हैं, संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? नहीं। कंज्यूमर को खुद को भी अपने आप को सूचना देनी पड़ेगी, हमें अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर असली मायनों में कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सकता है। जागो ग्राहक जागो, आपने सभी ने स्लोगन ये सुन रखा है, राइट? तो बच्चों, जब कंज्यूमर को उसके अधिकारों के बारे में सूचना मिलेगी, जब वो अपने अधिकारों के बारे में पता करेगा, जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल होंगे अपने अधिकारों को अचीव करने के, तभी जाकर सही मायनों में आप देखेंगे कि कंज्यूमर खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, राइट? तो बच्चों, कोपरा एक्ट बनाया गया है 1986, उसके बाद 2019 में आप देखेंगे कंज्यूमर अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट है हमारे पास सेंटर में और हर राज्य में होता है। अब हमने अथॉरिटी को भी स्टैब्लिश कर दिया है 2019 के एक्ट के बाद। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज की बहुत जरूरी है, वो चीज ये है कि कंज्यूमर अपने आप जागरूक रहे, वो इंक्वायरी करना सीखे। अगर कोई आपको बिल नहीं दे रहा है तो आपको बिल की डिमांड करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सूचना नहीं मिली है तो खुद को पूछने की कोशिश करनी चाहिए।
खुद आगे होकर थोड़ा सा एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद से कंपेयर करना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कीजिए कि वो आपके लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप भी जागरूक बनेंगे तो ये आपके पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ग्राहक को हम भगवान के तौर पर जानते हैं। ग्राहक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बच्चों किसी भी बिजनेस का। गांधी जी के द्वारा भी यहाँ कस्टमर के लिए कुछ एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, आप इसे चाहें तो रेफर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें फॉलो की जानी चाहिए और गवर्नमेंट कंपनीज के साथ ही साथ कंज्यूमर को खुद को भी अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा भी ये जागरूकता देने की कोशिश की जाती है। जैसे आप देखते हैं इंडिया में स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड शब्द का मतलब हम यहाँ पर, इसका मतलब होगा मानक। मानक या स्टैंडर्ड का मतलब एक प्रॉपर क्वालिटी के लिए पैरामीटर आप डिफाइन करते हो। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत सारी चीजों में देख रखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड है, राइट। आईएसओ 9001 इस टू 2013 सर्टिफाइड है, या इस तरीके से कोई भी नंबर आप देखते हैं। तो ये आईएसओ क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, आईएसओ जिसको हम कहते हैं। ये दुनिया भर में कुछ उत्पादों के लिए, प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड या मानक तय करता है और इन मानक के आधार पर क्वालिटी डिसाइड होती है। इसी तरह से भारत में आप देखेंगे, भारत में भी काफी सारे संस्थान हैं, अलग अलग सेक्टर में हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फसाई के बारे में सुन रखा होगा। आप कोई भी वेजिटेरियन चीज खा रहे हैं तो उसके पीछे आपको ग्रीन डॉट दिखता है। अगर मीट है उसमें नॉनवेज है तो फिर आपको रेड दिखता है। तो ये चीजें, ये जो इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की जा रही है उसको कौन लागू कर रहा है, जैसे हमने फसाई का नाम यहाँ पर सुना है। इसी तरह से आपको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आईएसआई दिखता है, जो इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर काम करता है और ये सर्टिफाई करता है कि कोई वस्तु जो है वो प्रॉपर क्वालिटी की है, मानक की है। जैसे यहाँ पर आपको ये आईएसआई का मार्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग बोर्ड की चीजें हो सकती है। कुटीर उद्योग से आपने कोई वस्तु खरीदी है तो वो प्रॉपर क्वालिटी की है या नहीं, उस पर कोयर मार्क, कुटीर का मार्क लगाया जाता है। इस कमीशन कोयर बोर्ड जो है भारत में, उसके द्वारा। साथ ही साथ अगर एडिबल ऑयल या फिर खाने योग्य वस्तुएं हैं तो उस पे ये +F आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर आपके न्यूट्रिशन के लिए लगाया जाता है। ऐसे ही अगर आप गोल्ड सिल्वर कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो ये आपको यहाँ पर हॉलमार्क देखने को मिलेगा। ये हॉलमार्क भी क्या है? अगर हॉलमार्क लगा है तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का है। भारत सरकार द्वारा जो संस्थान बनाए गए हैं वो उसको प्रमाणित कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर वो उस क्वालिटी का नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। क्या सारी की सारी चीजों को ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, प्रमाणक होना उनका जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में ये कंपलसरी होता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर की हम बात करें, वो ऐसा तो नहीं है कि ब्लास्ट प्रूफ है या नहीं, ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। फूड के कलर या एडिटिव्स जो है, सीमेंट जो है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीजों में मैंडेटरी होता है कि क्वालिटी का मार्क होना चाहिए। अगर आप कोई ज्वेलरी लेने जा रहे हो वो हॉलमार्क सर्टिफाइड नहीं है तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक शुद्ध वस्तु, पूरी तरह से जो शुद्ध है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो। और जब आप उसे बेचने जाओगे तो फिर हो सकता है आपको उतना प्रॉपर उसके लिए पैसा ना मिले। तो ये सब काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। आईएसआई की जैसे हमने बात की है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको आईएसओ के बारे में भी देखने को मिलता है। अब बच्चों, कंज्यूमर मूवमेंट्स चलाए गए हैं, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी मशीनरी बनाई गई है। लेकिन हमें और ज्यादा मजबूती के साथ में कंज्यूमर के लिए जरूरी है कि उसे मूवमेंट चलाते रहना है, उसे अपने आप को इस लायक बनाना है जिससे ये कंपनीज जो ग्राहकों के साथ में गलत प्रैक्टिसेस करती है ये ना कर पाए, राइट। तो बच्चों, हम देखते हैं 24 दिसंबर जो है वो भारत में नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने बनाया था, कोबरा 1986 में, इसे पास किया गया था कब? 24 दिसंबर को इसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था। इसीलिए आप देखेंगे कि 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप से मनाते हैं। याद रखिए, नेशनल कंज्यूमर्स डे है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की अगर हम बात करें तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया है, वो होता है 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे।
चलिए, तो बच्चों इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया है, मूवमेंट ने काफी प्रोग्रेस की है। हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी है, जैसे हमने अभी बात की, नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। आज भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मार्केट में देखने को मिलती है। जो कंज्यूमर रिड्रेसल या जो उपचार मिलने की प्रक्रिया है, अपने आप में उसमें भी काफी सारी समस्या है। ये बहुत ज्यादा एक तरीके से टाइम टेकिंग या फिर पैसा खर्च करने वाली प्रोसेस हो गई है। आप अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, कभी कभी आपको बड़े केसेस में अगर कंपनी बात नहीं मान रही है या फॉरम की बात को नहीं माना गया है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको लॉयर्स हायर करना पड़ता है, बार बार आपको जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट की वहां पर जाना पड़ता है प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए। साथ ही साथ में काफी बार बहुत सारे बिजनेसेस में होता है कि जो कैश मेमोज या बिल हैं वो बिल नहीं दिए जाते हैं। अगर बिल नहीं मिला है इसका मतलब आपके पास में एविडेंस नहीं है। कहाँ जाओगे फॉरम के पास, क्या बोलोगे कि मैंने कितने में कहाँ से सामान खरीदा था। काफी बार ये होता है। कंपनीज कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें कर सकती है या फिर अपने आप में लीगल प्रोसेस एक टेक्निकल चीज होती है, थोड़ा सा लीगैलिटीज ज्यादा होती है और आम नागरिक को ये उतनी आसानी से समझ आने वाली चीजें नहीं होती है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। काफी समय तक हम देखते हैं कि जो ई कॉमर्स है उसको बाहर रखा गया था। 2019 का जो एक्ट आया है इसने इंटरनेट के थ्रू जो हम चीजें परचेस करते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, दुकानदार के साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई है 2019 के एक्ट के द्वारा। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, कंज्यूमर और कंपनी के बीच में मध्यस्थता करने के लिए एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर रखने की बात की गई है, जो इनके बीच में मध्यस्थता करे और केस को राजीनामे से सुलझाने की कोशिश करे। तो बच्चों ये कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। कंज्यूमर, हमारे आज भी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या व्यवस्था है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। इसके लिए इंफॉर्मेशन इंडिया में फैल तो रही है ये, लेकिन उतनी तेजी से नहीं फैल रही है। आज भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं रहती है। कभी कभी बाजार जिस तरह से काम करता है वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली चीज होती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप कभी समझेंगे मोनोपोली के बारे में, कभी डुओपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीजें आप आगे जाकर देखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आपने बहुत रिसेंट में देखा होगा बच्चों, जियो ने पहले काफी सारी एकदम फ्री में इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड की है, सस्ते में काम किया, बाकी कंपनीज को बंद होना पड़ा और फिर जियो की एक तरीके से मोनोपोली हो गई, राइट, जो गलत है। तो ये चीजें हैं ऐसी जो मार्केट में अपने आप चलती हैं और इनकी वजह से भी कभी कभी कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं सॉल्व होगी, लेकिन चाहे गवर्नमेंट ने कानून बना दिया हो, कितनी भी मशीनरी बन गई हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खड़े हों, कंज्यूमर के लिए उसको भी एक्टिव रूप से इन्वॉल्व होना जरूरी है कंज्यूमर मूवमेंट में, और तभी जाकर सभी कंज्यूमर्स अपने आप को साथ ही साथ दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कंपनीज के या फिर जो शोषण होता है व्यापारियों के द्वारा उसके अगेंस्ट में। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अगर मुझे कोई भी सजेशंस रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं। थैंक यू।